प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा प्रसारण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी चिंतन शिविर में रहेंगे उपस्थित। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों की समीक्षा है उद्देश्य। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई। इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को लेकर बैठक में होगा चिंतन मंथन। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। दोनों राज्यों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 5 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वहीं चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जॉन लिपोवेस्की भी आज भारत दौरे पर आएंगे। लिपोवेस्की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खेला जाएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल। भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस चिंतन शिविर में मौजूद होंगे। उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता इसमें भाग लेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री डॉक्टर भगवंत खुबा के साथ नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल भी इस शिविर में शामिल होंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई है। इस साल राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चिंतन मंथन होगा। महासचिवों की बैठक में G20 को लेकर भी बीजेपी की घोषित कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। इस साल पूर्वोत्तर के बाद 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होना है। जेपी नड्डा की बैठक में इन चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हो सकती है। और अब आइए देखते हैं मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें।
मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की करीब 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर राज्य सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं नागालैंड में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हैं। नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों पर कुल 183 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी की सरकार है। त्रिपुरा समेत इन दोनों राज्यों में आगामी 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। कल शाम दूर दराज क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मियों के 268 दलों को रवाना किया गया। राज्य में 59 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वोखा और मकाकुजुंग जिलों का दौरा किया। राज्य में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और मेघालय की राजधानी शिलांग को भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। राज्य के चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागृत करने के लिए 2 रॉक बैंड्स का सहारा लिया है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो की ये रिपोर्ट। Come together to write our hope, to dream our dreams. ये है शिलांग का समर साल्ट बैंड। बॉलीवुड के खासी लोक संगीत दे चुका ये बैंड मेघालय चुनाव का स्टेट आइकॉन है। बैंड का म्यूजिक वीडियो चुनाव आयोग की टैग लाइन नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर पर आधारित है। There is a context here in Meghalaya where people look forward to participate in the elections, but then there is lack of responsibility, and for some reason there are also young people who do not believe in the electoral process anymore because of obvious reasons. So Meghalaya, especially urban Meghalaya, suffers from voters' apathy. So this song, while it tackles voters' apathy and trying to convince people and inspire people that they should go out to vote on the 27th of Feb. किट की पत्नी इस म्यूजिक वीडियो की लीड सिंगर हैं। उनका मानना है कि वैसे तो वोट अनुपात में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की समस्याओं पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। I would like to focus more on our rural counterparts, I would say, because I feel women in the rural areas have been neglected as far as their health is concerned. Their healthcare systems are not intact, and childcare. I think more needs to. There's a lot of focus on that. It'll be good if whoever comes in power would set aside a budget or a plan to help women in the rural areas especially. मेघालय में 27 फरवरी को 59 सीटों पर चुनाव होना है। वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग टुगेदर। और क्यों नहीं, वोटिंग आपका अधिकार है, क्योंकि आपको सरकार चुनना है। कैमरामैन सेंथिल कुमार और सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज शिलांग। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को
फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले रविवार भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला देते हुए पूछताछ टालने की मांग की थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। दिल्ली सरकार पर नई आबकारी नीति में गड़बड़ी का आरोप है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि इस नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों के 144 करोड़ रुपए भी माफ करने का आरोप है। और सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए एक चाइनीज ड्रोन को बरामद किया है। ये ड्रोन अमृतसर के शहजादा गांव में मिला है। सीमा सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मेरी एलिजाबेथ 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच गए। शाही जोड़ा आगरा और चेन्नई भी जाएगा। उनके साथ डेनमार्क के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। और चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जैन लिपावस्की आज से 1 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। लिपावस्की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित से जुड़े तमाम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। लिपावस्की के साथ विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के उप मंत्री और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। विदेश मंत्री लिपावस्की 28 फरवरी को सीआईआई के भारत यूरोपीय संघ व्यापार और स्थिरता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान उनका मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कल से W20 का आयोजन किया जा रहा है। औरंगाबाद शहर W20 की पहली बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहली बैठक का विषय महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, निष्पक्षता और गरिमा की खोज है, जिसमें लैंगिक मुद्दों को लक्षित करने के लिए एक ठोस रणनीति पर चर्चा, विचार विमर्श और विकास की परिकल्पना की गई है। बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। W20 की पहली बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी शामिल होंगी, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा करेंगी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भगत किशन राव कराड़ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। पहली बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और महाराष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए औरंगाबाद के विरासत स्थलों, प्राचीन एलोरा की गुफाओं का दौरा किया जाएगा। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नए भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां महिलाएं देश के स्थायी विकास में समान भागीदार हैं। भारतीय वायुसेना आज से संयुक्त अरब अमीरात के अल दहफरा में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास में 110 भारतीय वायुसैनिक भाग ले रहे हैं। डेजर्ट फ्लैग 8 में संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन,
कोरिया गणराज्य और अमेरिका की वायुसेनाएं शामिल हो रही हैं। अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 हल्के युद्धक विमान, हल्का युद्धक विमान तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भाग ले रहे हैं। यह पहला अवसर है जब तेजस देश से बाहर किसी युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास आगामी 17 मार्च को समाप्त होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। अपने दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा करेंगे और निरीक्षण करेंगे और उसके बाद शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में पीएम किसान के तहत लगभग 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। आयुष मंत्रालय कल से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भविष्य के सुधारों पर चर्चा करने के लिए यह चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद मंत्रालय और आयुष क्षेत्र दोनों के लिए समग्र रूप से आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना है। 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, असम सरकार, नीति आयोग, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, शिक्षा जगत आदि के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले फतेहपुर में इस साल बजट से खेल प्रतिभाओं, युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों के विकास और प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। बजट को काफी पसंद किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों के उम्मीदों के अनुरूप माना जा रहा है। बजट में मुख्यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों और सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेसवे, युवाओं से जुड़ी योजनाओं खासकर रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप योजना, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन स्थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान पर विशेष फोकस किया गया है। आकांक्षी जनपद फतेहपुर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी और ये बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप खरा उतरा है। सरकार ने बजट पेश किया है वो आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है और उसमें एक निम्न स्तर का आदमी कैसे रह रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, उसकी भी बारे में सरकार ने सोचा है। मध्यम वर्ग के बारे में भी बराबर सोचा है और फतेहपुर आकांक्षित जिला है तो उस वजह से इस जिले का विकास कैसे हो, इस बारे में भी सरकार ने बहुत अच्छे से सोचा है। सबके लिए बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट आया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में हो या रोजगार में हो, स्वास्थ्य में हो, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हो, सड़क के लिए हो, खेल कूद के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इन सारे क्षेत्रों पर सरकार द्वारा इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, महिलाओं के लिए जैसे कि 3 PSC बटालियन का गठन, किसानों के लिए उनको विशेष पैकेज सुविधा, उनके उपकरण के लिए सुविधा और उनके जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए और जो KCC वगैरह है उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं दी गई। इसके बाद श्रमिकों के जो श्रमिक हैं हमारे जो निर्माण कार्य करते हैं उनके बच्चों के लिए 113 करोड़ रुपए की, जिसमें उनको तमाम प्रकार के उपकरण भी दिए जाएंगे और कानून के लिए भी और फतेहपुर के स्टेडियम के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई है कि फतेहपुर का स्टेडियम और इधर हमारा जो चित्रकूट का लिंक एक्सप्रेसवे है उसके लिए 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रावधान किया गया है। योगी सरकार जी के द्वारा जो बजट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है, मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इसमें
उन्होंने जो एक बात थी कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए जो सरकार ने कुछ न कुछ बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। समग्र शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ का लगभग बजट पास हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों को ड्रेस, बस्ता और संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट पर प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी बजट अलॉट किया गया है। जो विद्यालय पुराने बने हुए जर्जर हो गए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी वर्गों के शिक्षण संस्थान के लिए व्यवस्था किया गया है इस बजट में। जनपद फतेहपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए भी बजट दिया गया है, जिससे खेल प्रतिभाएं बढ़ेंगी। आकांक्षी जनपद फतेहपुर का विकास कैसे हो, इस पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट हर वर्ग के लिए है। जनपद फतेहपुर को आकांक्षी जिले की श्रेणी में चयन करने के बाद तेजी से विकास हो रहा है। जनपद में लगभग 15 वर्षों से धन अभाव के कारण स्पोर्ट्स कॉलेज लंबित चल रहा था। इस बजट में स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई है। इससे निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को खेल प्रतिभाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलने से जनपद में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि नई हाइपरसोनिक मिसाइल 1650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को मारने में सक्षम है। ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम देश की रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान ने अमेरिका के विरोध के बीच अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का विस्तार किया है। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। नवंबर 2022 में भी ईरान ने खुलासा किया था कि उसने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खिताबी भिड़ंत होगी। ये मैच केप टाउन में रविवार को भारतीय समय के अनुसार करीब 6:30 बजे शुरू होगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मैच केप टाउन में रविवार को भारतीय समय अनुसार 6:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस मैच में जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने छठे खिताब की तलाश में मैदान में उतरेगी, तो वहीं पहली बार T20 फाइनल मुकाबला खेल रही दक्षिण अफ्रीका की नजर पहली बार खिताब अपने नाम करने पर होगी। बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो 5 बार महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। इस समय शानदार फॉर्म में चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच जीते और ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हराकर टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया के पास एलिसा पेरी, बेन मुनी और मैग लैनिंग जैसे प्लेयर हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का सफर रोमांचक रहा है। दक्षिण अफ्रीका को श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले में ही हार का सामना करना पड़ा था। पहले मैच में मिली हार के बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई।
इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची। फिर रोमांचक सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया। रविवार को खेले जाने वाला फाइनल मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 विश्व कप खिताब की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम की कोशिश पहला T20 विश्व कप का ताज हासिल करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और बात सेहत की, ALS यानी एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस तंत्र से संबंधित रोग है। ALS रोग में मांसपेशियों पर असर होने लगता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ALS रोग के लक्षण क्या है और इस रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS तंत्रिकाओं का एक रोग है जो मुख्य रूप से ब्रेन स्टेम, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज कहे जाने वाले बड़े रोग समूह के अंदर आने वाला एक छोटा समूह है। ALS ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के ब्रेन के सेल और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सेल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। इस कमजोरी के कारण मरीज को बात करने में दिक्कत आती है, जबान लड़खड़ानी शुरू हो सकती है, जो खाना निगलने में, खास करके पानी निगलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारे श्वास की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। हाथ पैर वीक हो जाते हैं, जिसके कारण चीजें पकड़ना, हाथ से चीजें छूट जाती हैं, चलने में दिक्कत आती है। ये सब जो है ALS के लक्षण हैं। और इसमें बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं आती, हमें आवाज सुनने में, देखने में, पढ़ने में, बात समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आवश्यक है कि ALS के लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए, रोग की जल्द पहचान हो और जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके। इस वक्त दुनिया में 3 दवाइयां हैं जो कि हिंदुस्तान में मिलती हैं और इन दवाइयों के साथ मरीज के बीमारी को बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। साथ में अगर मरीज की बीमारी दवाई खाने के बावजूद अगर बढ़ती जाए तो उनमें आने वाली जो दिक्कतें हैं उनका भी सामना करने के लिए कई उपलब्धियां हैं। जैसे अगर सांस में दिक्कत आए तो NIV वेंटिलेशन है, जिसके साथ में मरीज को सांस में सहारा दिया जा सकता है। अगर खाना निगलने में दिक्कत हो तो सबसे पहले खाने को और गाढ़ा बनाया जा सकता है, जिससे वो खाना निगल पाए। यदि उनको वजन कम हो रहा है तो पेट में पाइप भी डाल सकते हैं, जिसको हम पेग ट्यूब इंसर्शन कहते हैं। और अगर उनको वार्तालाप करने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, तो उसके लिए भी कई टेक्निक हैं जिसके साथ में हम उनका मदद कर सकते हैं। ALS रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन सही इलाज से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।